વીટીવી ન્યૂઝમાં સીધા જઈએ असमથી गुवाहाटीથી प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन કરી રહ્યા છે। શું કહી રહ્યા છે જોઈએ। हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने हम पे एक विश्वास रख करके पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने का अवसर दिया। एक प्रधान सेवक के रूप में मुझे कार्य करने का मौका दिया, लेकिन इससे भी ज्यादा मैंने इन 3 साल में देखा है कि आपने सिर्फ वोट देकर के हमें सत्ता में पहुंचा करके आप सो नहीं गए। अब मोदी जी आए हैं, सब करेंगे, ऐसा आपने नहीं किया। मैं 3 साल में बड़े संतोष के साथ, बड़े गर्व के साथ 125 करोड़ देशवासियों के सामने सर झुका करके इस बात का गौरव से स्वीकार करता हूं कि ये देश 125 करोड़ देशवासी हर कदम पर हमारे साथ चले, हर परिस्थिति में हमारे साथ चले। कड़े से कड़े फैसले हमने लिए। 125 करोड़ देशवासी, उन्होंने विश्वास को और मजबूत बनाया, भरोसे को नई ताकत दी। शायद सार्वजनिक जीवन में सरकार बनाने में जनता का सहयोग, ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन सरकार चलाने में जनता सरकार से भी 2 कदम आगे चले, ये आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान ने इस 3 साल में देखा है। हर हिंदुस्तानी को ये बात का गर्व होगा। जब लाल किले पर से मुझे पहली बार देश के सामने अपनी बातें रखने का सौभाग्य मिला था और मैंने स्वच्छता का विषय छेड़ा, सब लोगों के लिए अचरज था कि कैसा प्रधानमंत्री है, लाल किले पर से शौचालय की बातें कर रहा है, स्वच्छता की बातें कर रहा है। अब तक तो हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं, बड़े बड़े आंकड़े, बड़ी बड़ी योजनाओं के नाम यही लाल किले से सुना है। ये कैसा प्रधान सेवक आ गया है कि वो शौचालय की बात कर रहा है, स्वच्छता की बात कर रहा है। बड़ा अजूबा था लोगों के लिए। लेकिन भाइयों बहनों, एक वर्ग के लिए अजूबा हो सकता है, उनके लिए आश्चर्य हो सकता है, लेकिन मैं जिस पार्श्वभूमि से आया हूं, जिस जिंदगी को जी करके निकला हूं, और इसलिए इन चीजों की जिंदगी में क्या अहमियत होती है, इन बातों को मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूं। देश के छोटे छोटे लोगों को कैसी कैसी चीजों से गुजरना पड़ता है, ये अपने अनुभव से मैंने जाना है, समझा है। और इसलिए एक बार मैंने कहा था कि मेरी पार्श्वभूमि ऐसी है, मेरा लालन पालन ऐसा है कि जिसमें एक छोटे व्यक्ति को अत्यंत पीछे आखिरी कतार से आए हुए व्यक्ति को जो अनुभूति होती है, और इसलिए मैंने कहा था कि मैं छोटा हूं और छोटे छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम करके रहूंगा, ये मेरा इरादा है। मैं देशवासियों का आभारी हूं
कि स्वच्छता अभियान को जनता ने अपना कार्यक्रम बना लिया। मीडिया ने भी 100% मदद की। प्रारंभ में राजनीतिक विरोध के लोगों ने उसका उपहास किया, लेकिन बाद में भी उन्होंने उसकी आलोचना करना बंद कर दिया। एक प्रकार से हर किसी का सहयोग मिला। आजादी के बाद जन समर्थन से शासन कैसे चल सकता है, जन भागीदारी से शासन कैसे चल सकता है, जनता जनार्दन की अगुवाई में सरकार कैसे चल सकती है, इसके अनेक उदाहरण आपने देखे हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश में गैस सिलेंडर 9 देना या 12 देना, उस पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता उलझे हुए थे। संसद में घंटों तक 9 सिलेंडर की 12 सिलेंडर की चर्चाएं हुआ करती थी। वो भी एक वक्त था, ये भी एक वक्त है। एक ऐसी सरकार आपने बिठाई जिस सरकार ने लोगों से कहा कि आप गैस की सब्सिडी छोड़ते क्यों नहीं हो? अरे गरीब के लिए कुछ छोड़ो। और आज मैं सर झुका करके 1 करोड़ से ज्यादा उन परिवारों को सर झुका करके नमन करता हूं कि उन्होंने अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ दी और गरीब के घर में गैस का चूल्हा जलाने के लिए उन्होंने भागीदारी की। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के जन मन की ताकत को समझ करके, जन सामर्थ्य के समझ करके योजनाओं में जन भागीदारी को बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ने के हमने फैसले किए हैं। भाइयों बहनों, नोटबंदी बड़ा कठोर निर्णय था। अभी भी कुछ लोग यही कहते हैं कि हम इतने बड़े कठोर निर्णय की कभी कल्पना तक नहीं कर सकते। और उन दिनों में टीवी पर राजनेताओं के भाषणों में पूरे देश में आक्रोश पैदा करने के लिए क्या कुछ नहीं हुआ था। अगर सरकार का इरादा नेक न होता, सदिच्छा से लिया हुआ फैसला न होता, तो इतने बड़े कड़े फैसले को जिस प्रकार से आग लगाने की कोशिश चली थी, कितनी बड़ी ताकतवर सरकार हो, भस्म हो जाती। लेकिन ये 125 करोड़ देशवासी थे, उनके आशीर्वाद थे। कितने बड़े कृत्रिम बवंडर के बावजूद भी, भ्रमित करने के कोटि कोटि प्रयासों के बावजूद भी देश की जनता तसू भर भी डगमगाई नहीं, हिली नहीं और कंधे से कंधा मिला करके मुझ जैसे प्रधान सेवक के साथ खड़ी रही। आप मुझे बताइए, ऐसी जनता के लिए जिंदगी खपा देने से कितना आनंद मिलता होगा। ये आनंद की अनुभूति मैं करता। लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि मोदी जी थकते नहीं हो क्या, इतना दौड़ते रहते हो? मैंने कहा 125 करोड़ देशवासी हर पल मुझसे एक कदम आगे चलते हैं, हर बात में मेरा साथ देते हैं। उनके लिए ये जिंदगी खपाने का जो आनंद है वो मुझे थकने नहीं देता है, मुझे काम करने की प्रेरणा देता है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं मां तुझे और क्या दूं, इसी भाव को लेकर के काम करने की प्रेरणा मुझे मिलती है। भाइयों बहनों, हमारे देश में निर्णय और बदलाव
जनता में एक वक्त था, क्या माहौल था सामान्य जीवन में, निराशा व्याप्त थी। और निराशा इस हद तक घर कर गई थी कि अब भाई कुछ होने वाला नहीं है, अब गुजारा कर लो, जिंदगी गुजार लो, अब कुछ होने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, देखते ही वक्त बदल चुका है। आज अब कुछ होगा नहीं, ऐसा ही चलने वाला है, ऐसे ही जीना पड़ेगा, जिंदगी का गुजारा कर लो, ये भाव खत्म हो चुका है। हर किसी के दिल में एक आशा जगी है, नहीं नहीं जरूर होगा, कुछ न कुछ अच्छा होगा, हम जरूर आगे बढ़ेंगे, देश दुनिया में ताकतवर बनेगा। ये विश्वास हिंदुस्तान के कोटि कोटि जनों में आज पैदा हुआ है। भाइयों बहनों, एक वक्त था ठहराव ही ठहराव नजर आता था, पता ही नहीं चल रहा था कि सरकार है या नहीं है, तो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, सब कुछ एक ठहराव सा महसूस होता था। आज प्रति पल ठहराव से निकल करके एक निरंतर अविरत प्रवाह, हर दिन नए कार्यक्रम, हर दिन नई योजना, हर दिन नया प्रयास, हर दिन नई कोशिश देश अनुभव कर रहा है। जब कार्य संस्कृति बदलती है, कार्य शैली बदलती है, नेतृत्व की सोच बदलती है, ईमानदारी के साथ चलने का फैसला होता है, तो फिर सरकार वही, मुलाजिम वही, फाइलें वही, दफ्तर वही, समय वही, उसके बावजूद भी हर कोई काम में लग जाता है, बदलाव शुरू हो जाता है। आज देश अनुभव कर रहा है, बदलाव देख रहा है। जब सरकारी दफ्तर में लोग समय पर आने लगे तो मीडिया में सुर्खियां बन गई। इसका मतलब दफ्तर का क्या हाल पहले रहता होगा, इसका हम भली भांति अंदाज कर सकते हैं। भाइयों बहनों, सरकार कैसे चलती, संसद में कानून बनने के बाद इतनी बड़ी महत्वपूर्ण पार्लियामेंट, कोटि कोटि जनों के वोट से चुनकर के आए हुए पार्लियामेंट के मेंबर कोई कानून पास करने के लिए घंटों बहस करे, तर्क वितर्क करे, जानकारियां एकत्रित करे, रात रात अध्ययन करे, संसद में चर्चा करे, संसद में कानून पारित हो। लेकिन सरकारें ऐसी चलती थी कि संसद में पारित हुआ कानून भी दफ्तर के में अंदर जाकर के फाइल के डिब्बे में बंद हो जाता था। न कभी नोटिफिकेशन होता था, न कभी रूल बनते थे। इससे बड़ी संसद की अवमानना क्या हो सकती है? आपने देखा होगा, बेनामी संपत्ति इस देश के हर नागरिक को भ्रष्टाचार, बेईमानी के करीब गुस्सा है, आक्रोश है। 1988 में बेनामी संपत्ति के संबंध में कानून बना, 28 साल तक वो नोटिफाई नहीं हुआ, रूल्स नहीं बने। कैसी सरकार? भाइयों बहनों, आज देश में एक और माहौल नजर आ रहा है। एक समय था जब अच्छे से अच्छे ईमानदार व्यक्ति को भी ईमानदारी से जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए, इस पर सवाल या निशान खड़ा हो चुका था। उसका मन विचलित होने लगा था।
पीढ़ी दर पीढ़ी ईमानदारी से जिंदगी जीने के बाद वो सोचने लगा था कि ईमानदार रह करके क्या पाया। देखो वो बेईमान कहां पहुंच गया, देखो वो बेईमान क्या होता है उसको, देखिए उसकी बेईमानी। ये सरकारी नौकरी करता है, वैकेशन में विदेश घूमने का पैसा कहां से लाता है। ये कल तक तो साइकिल चलाता था, आज इतना बड़ा बंगलो कहां से ले आया। ईमानदार व्यक्ति जब ये देखने लगा, उसकी ईमानदारी भी लड़खड़ाने लगी, मन विचलित होने लगा। वो दिन थे। आज भाइयों बहनों, 125 करोड़ देशवासी इस बात को अनुभव करते हैं कि हिंदुस्तान में पहली बार ईमानदारी को अवसर आया है। ईमानदारी के लिए जीने का अवसर आया है। जो ईमानदारी से जीता था उसका विश्वास बढ़ा है, उसको लगता है अब बेईमानों के लिए चैन से जीना मुश्किल हुआ है, अब मेरी ईमानदारी रंग लाएगी। भले मेरी जिंदगी में सुख वैभव नहीं आया, लेकिन शांति से जीने का अवसर आया है। आज ये वातावरण बना है। कुछ दिन पहले मुझे बड़े अच्छे घराने के कुछ बच्चे मिले थे। ऐसे ही मैंने पूछा नौजवानों को कि भाई यूथ में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा साहब हमारे घर में एक चर्चा है, हम हमारे माता पिता से चर्चा करते हैं कि आपके जमाने में जो था वो था, आपने बेईमानी की होगी, सरकारी नियमों को तोड़ा होगा, आपने लोगों को खरीदा होगा, लेकिन अब वक्त बदला है। हमारी पीढ़ी ईमानदारी से कुछ करना चाहती है और हमें विश्वास है कि हम ईमानदारी से अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। भाइयों बहनों, ईमानदारी को अवसर मिले, मैं जानता हूं इसके लिए मुझे कितना कष्ट झेलना पड़ता है, कितनी बातों पर मुझे कठोरता बरतनी पड़ती है, लेकिन मैं देश की जनता को वादा करके आया हूं और उस वादे को मैं पूरी तरह निभाऊंगा। भाइयों बहनों, एक वक्त था जब देश में काले धन का ही कोहरम मचा हुआ था। काला धन यही कान पे आता था। एक ऐसी सरकार है जहां काला धन नहीं, जन धन यही शब्द सुनाई देते हैं। ये फर्क है दोस्तों, ये फर्क है। और आज जनधन की चर्चा होती है, आने वालों में दिवसों में डीजी धन की चर्चा भी सहज रूप से होने चाहिए है। कहां काला धन, वहां से निकल करके जन धन और अब आगे डीजी धन, एक के बाद एक हमारी यात्रा का रास्ता खुलता चला जा रहा है। भाइयों बहनों, हमने सरकार बनाई, 26 को शपथ लिया, 2 दिन के बाद हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई। पहली मीटिंग में पहला निर्णय था काले धन के खिलाफ कदम उठाने का। और भाइयों बहनों, चोरी के पैसों से जो बड़े बड़े बंगले बना करके बैठे हैं, बेनामी संपत्ति जिन्होंने बनाई है, 18-20 साल के उनके बेटे दुनिया की महंगे से महंगी मोटर बाइक लेकर के दुनिया में वट मार रहे हैं। अगर वो पैसा बेईमानी का है तो हम निकाल करके रहेंगे, गरीबों को लौटा के रहेंगे। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जनता को जो वादा किया है उस वादे से मैं कभी मुकरने वाला नहीं हूं। मैं ये लड़ाई लड़ने वाला हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं 125 करोड़ देशवासी ईमानदारी का उत्सव मनाने के लिए फैसला कर चुके हैं और मैं देश की जनता के साथ चलने के लिए तैयार हूं। भाइयों बहनों,
जब 125 करोड़ देशवासी संकल्प कर लेते हैं, आगे बढ़ने का निर्णय कर लेते हैं और शासन प्रो पीपल होता है, प्रो पुअर होता है, प्रो एक्टिव होता है, तो जनता जनार्दन का भरोसा भी अनेक गुना बढ़ जाता है। फिर काम सरल हो जाते हैं। आज मैं अनुभव कर रहा हूं। अब नोटबंदी के बाद किसी ने सोचा होगा कि करीब करीब 90 लाख से भी ज्यादा लोग ईमानदारी के अवसर में जुड़ गए, टैक्स देने के लिए सामने से आगे आए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ अपने आप को जोड़ दिया। तो आता प्रधानमंत्री